नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणेश मिश्रा। सीधी बात आप सबके साथ के दूसरे पार्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो मैंने आपसे बात किया हुआ था कि सबसे पहले तो अगर हम किसी चीज़ का टारगेट बनाते हैं तो टारगेट बनाने के बाद हमें उस चीज़ का प्रॉपर शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। तो प्रॉपर शेड्यूलिंग कैसे होगी, क्या करेंगे, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है आपकी प्रॉपर शेड्यूलिंग की। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप इसमें अपने घर के ही एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ मम्मी कोई भी काम करती हैं, उनको सपोज अगर खाना ही बनाना होता है तो उसमें भी वो एक शेड्यूल निर्धारित कर देती हैं घर का कि देखिए, लंच में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रेकफास्ट में ये होगा, लंच में हम आपको ये देंगे, डिनर में ये देंगे। इवन वो 2-4 दिन का भी आपको बता दिया करती हैं कभी कभी कि इन 3-4 दिन में घर में क्या क्या सब्जी या क्या क्या नाश्ता बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारी मम्मी भी एक शेड्यूल बनाती हैं, बशर्ते उन बातों का हम ध्यान ही नहीं देते। हमें क्या करना है, हमें भी एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और वैसे भी देखिए, कल भी मैंने बात की थी आपसे, बगैर शेड्यूल के हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको भी एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। वो शेड्यूल कैसे बनेगा, क्या होगा, तो देखिए अब क्या करना है हमें शेड्यूल को लेकर के। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था कि आपका अपना टारगेट सेट होना चाहिए, अब उसी टारगेट को लेकर के हमें उसका शेड्यूल भी बनाना है। अब सपोज आपने बैंक पीओ को लेकर के आपने अपना टारगेट सेट किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें उसकी वेबसाइट पर जाना है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आप चाहे तो एक रजिस्टर और एक पेन लेकर के बैठ जाएं। आपको क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शायद ये चीज़ें वो बच्चे भी जान रहे होंगे अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे। ये मैंने आप लोगों को एक बार एक चार्ट बनवाया था कि आपको उसको अपने कमरे में लगाना है और उसी को देख करके सारे काम करने हैं। अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, तो मुझे समझ आ जाएगा कि किस किस बच्चे ने वो चार्ट बनाया था। अब बात आती है यहाँ पर उस शेड्यूलिंग की। तो शेड्यूल सबसे पहले तो हमने क्या किया, अपना टारगेट सेट किया। सपोज हमारा कोई भी एक टारगेट है, हमने बैंक पीओ को सेट किया या एसएससी सीजीएल को टारगेट अपना बनाया हुआ है, तो वही सारी चीज़ें हमें एक चार्ट लेना है, उस चार्ट में बनाना है। तो चार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमने टारगेट सेट किया है उसका नोटिफिकेशन हमें देखना है। नोटिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है उसका एज क्राइटेरिया कि उसमें किस एज तक हम फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एज क्राइटेरिया मेंशन कर लिया। एज क्राइटेरिया के बाद में हम उसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जो उसमें एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है वो हमारे पास, हम उसमें फॉर्म डालने लायक हैं भी या एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो वो चीज़ हमें देखनी है। वो देखने के बाद हम लोगों को करना है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। सब्जेक्ट, अब सबसे पहले हमने क्या किया, एज क्राइटेरिया लिखा, उसके बाद में हमने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा। आफ्टर दैट हम लोग आ रहे हैं उनके सब्जेक्ट पर, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। सपोज आपसे उसमें पूछा जा रहा है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। अब इन चारों को हमें एक लाइन में लिख लेना है। चारों को लिखने के बाद हमें उसके आगे उसमें यह लिखना है कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं।
जैसे क्वांट का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग का कितना पूछा जा रहा है, इंग्लिश का कितना पूछा जा रहा है और जीए का कितना पूछा जा रहा है, ये आपको मेंशन करना है। उसी के आगे हम एक चीज और उसमें लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब वो आपको भी मेंशन करना है कि जो भी हमारा सेक्शन है उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ये मेंशन करने के बाद उसके आगे हमें एक और पॉइंट बनाना है कि क्या जो हमारा पेपर होने वाला है, जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है, उसमें टाइम जो है वो सारे सब्जेक्ट का एक साथ है या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सपोज अब क्वांट के लिए आपको 40 मिनट मिला है, रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट मिला है, जीए के लिए आपको 20 मिनट मिला है, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमारा टाइम एक साथ हमें उसमें मेंशन नहीं है तो हमें उस सब्जेक्ट के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये क्यों, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, होता क्या है, अब अगर मैं बात करता हूं एग्जाम की, तो एग्जाम किस चीज पर डिपेंड करेगा, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड पर। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो इसके लिए मैटर करेगा कि आपको वो सेक्शन भी देखना पड़ेगा जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, कि उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टाइम क्या है। ये चीज भी मैटर करेगी आपके लिए। अब अगर आपने ये चार्ट बना लिया, फिर से मैं उस चार्ट को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट एक लाइन से लिखे। आफ्टर दैट हमने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं वो हमने लिखा। उसके बाद में हमने क्या किया, वो क्वेश्चन कितने नंबर का है ये हमने उसमें मेंशन किया अपने चार्ट में। उसके बाद में उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के कितना टाइम अलॉट किया गया है ये भी ध्यान रखना है, और टोटल टाइम कितना अलॉटेड है हमें ये भी ध्यान रखना है। वो सारी चीजें करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरा चार्ट बनाएंगे। उस दूसरे चार्ट में हमें क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं पूरे आपके शेड्यूल की बात कर रहा हूं। वो एग्जाम कोई भी हो, अप्लाई यही चीज होगी। अब आपको क्या करना है, वो आपने जो भी वहां पर नोटिफिकेशन मेंशन किया था उसके बेसिस पर आपको दूसरा चार्ट उठाना है और उस चार्ट में आपको मेंशन करना है सब्जेक्ट। सपोज आपने लिखा रीजनिंग, तो अब जो आप टारगेट सेट किए हुए बैठे हैं, जो आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें रीजनिंग में कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जाएंगे। देखिए, कभी कभी मुझे बड़ा ही अजीब भी लगता है और शायद हंसी भी आ जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप मुझसे रीजनिंग में कुछ भी पूछ लो, मुझे सब आता है। इंग्लिश का तो मैं महारथी हूं, कंप्यूटर तो मैं खेल खेल में कर देता हूं, जीए, अरे जीए तो हवा हवाई हो ही जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप सब्जेक्ट वाइज यहां पर चलेंगे तो शायद आपका जो टारगेट है वो अधूरा रह जाए, लेकिन अगर यहां पर आप चैप्टर वाइज चलेंगे तो आपका टारगेट 110% पूरा होगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने चार्ट लिया, चार्ट में आपने सब्जेक्ट मेंशन किया। सपोज आपने रीजनिंग मेंशन किया, तो जो आपने टारगेट सेट किया है, टारगेट सेट करने का मतलब रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। अब क्या सारे एग्जाम में सेम चैप्टर पूछे जाते हैं? नहीं ना। तो जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसके बेसिस पर उस चार्ट में मेंशन करिए कि उसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने हैं। सपोज रीजनिंग में आपसे कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, मशीन इनपुट पूछा जा रहा है कि नहीं, डायरेक्शंस पूछे जा रहे हैं कि नहीं, ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो इस टाइप से आपको सारे चीजें मेंशन करनी है। अब ये आपको खुद ही ना करना है। उसके बाद में बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आपको सेम चीज अप्लाई करनी है। अगर बात आती है जीए की तो वही चीज आपको अप्लाई करनी है। इंग्लिश की बात आती है तो सेम चीज आपको अप्लाई करनी है।
अब यहां पर अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में आपको क्या करना होगा, जीएस का पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसमें आपको जीएस में, क्योंकि जीएस में आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से आपको उस जीएस के पार्ट में सारे सब्जेक्ट को अलग अलग मेंशन करना है और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने हैं, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए मैं ये सारी चीजें भी क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का भी रीजन है। सपोज अब अगर आप चैप्टर वाइज नहीं करेंगे तो होगा क्या। अब अभी मैं आपको एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता हूं, और वो बिल्डिंग है 15 माले की। अब उसमें मैं लेकर के आपको गया और एकदम छत पर ले जा करके आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब यहां से कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाओगे? तुरंत आपका यही जवाब होगा, सर क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी है कि मैं कूद जाऊं यहां से? तो आपको क्या करना है, तो यही सारी चीजें। अब अगर मैंने आपको बोला छत से कूद जाओ, तो आप नीचे देखोगे और जैसे ही आपने नीचे देखा तो आपकी हिम्मत डोल जाएगी और आप बोलोगे सर मेरे बस का नहीं है। अब इसी के जस्ट अपोजिट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आइए हम लोग स्टेपर से चलते हैं, आइए हम लोग सीढ़ी से चलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ सर चलिए। तो क्यों ना हम जो भी टारगेट सेट किए बैठे हैं उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा सिलेबस एक साथ देखोगे ना तो आपकी तो रूह कांप जाएगी और आप तुरंत बोलोगे सर मेरे बस का तो है नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको क्या करना है कि वही वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, वही वाला एग्जाम्पल अप्लाई करना है कि हम छत पर गए तो छत से हम डायरेक्ट ना कूद करके हम सीढ़ी के थ्रू नीचे आए। अब सीढ़ी के थ्रू नीचे आने में क्या होगा, हमारे न जान माल की कोई हानि हुई हमें और हम सुरक्षित नीचे भी आ गए, लेकिन नीचे आ तो गए ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है अपनी पढ़ाई के साथ। आपको क्या करना है, उन चीजों को डिवाइड करिए छोटे छोटे पार्ट में। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट को चार्ट में मेंशन करिए तो उसमें उस सब्जेक्ट के चैप्टर लिखिए। चैप्टर लिखने से क्या होगा कि आपने सपोज रीजनिंग की बात थी तो आपने कोडिंग डिकोडिंग किया, तो कोडिंग डिकोडिंग के आपने 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चंस लगा डाले। अब 500 क्वेश्चंस को लगाने में क्या होगा, आप अब बोल सकते हो कि सर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मैं कर ले जाऊंगा, सिंपल है। सर मशीन इनपुट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। सर डायरेक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। सेम वे अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी वही चीज होगी कि सर नाउन से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। सर पैसेज जब कोई भी आएगा, क्योंकि पैसेज में आपने 100 पैसेज लगाए हुए हैं, 200 पैसेज लगाए हुए हैं, यानी कि 200 पैसेज का मतलब हो गया लगभग 1000 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। तो उसमें क्या होगा कि अब आप बोल सकते हो कि सर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझसे हो जाएगा। लेकिन क्या कभी भी आप ये बोल सकते हो कि सर ये वाला सब्जेक्ट में कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो शायद आपका आंसर होगा नहीं। तो दोस्तों इस चीज को आप अपने शेड्यूल को भी पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब शेड्यूल को पार्ट्स में डिवाइड करने से फायदा यह होगा कि आप धीरे धीरे उस स्टेप तक पहुंचते जाएंगे। शायद आप अब शेड्यूल बनाने का फायदा क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपनी सीढ़ी को चढ़ते चले जाएंगे और कब आप उस सीढ़ी के बाद में अपनी डेस्टिनेशन को पालेंगे शायद इसका अंदाजा अभी आपको नहीं होगा। मैंने यही बात आपसे की थी पार्ट 1 में कि हमें कैसे क्या करना है। तो अभी के लिए हम आपसे यही बात करने वाले थे
अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि जो भी हमने टारगेट सेट किया होगा उसका हमने प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लिया, और हमें उस शेड्यूलिंग के बाद में हमें उस शेड्यूलिंग को कैसे डिवाइड करना था, इस पर हमने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है और उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आपको उस कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस और ज़्यादा देने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।